नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। एंट्री को लेकर के यानी कि सीधी भर्ती, जो कि आईएएस और आईपीएस पहले यूपीएससी के थ्रू चुने जाते थे, अब उनको बाईकाट करते हुए डायरेक्ट एंट्री होगी आईएएस और आईपीएस के पदों पर। क्या आप इसको संवैधानिक रूप से सही मानते हैं? मैं तो इसको बिल्कुल संवैधानिक मानता हूं, लेकिन अब सरकार इस काम को कर रही है तो पता नहीं किस सोच से और किस उसमें कर रही है। क्योंकि आईएएस बनने के लिए एक बच्चे को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल लगते हैं, उसके माँ बाप बहुत कुर्बानी करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत मेहनत करने के बाद में कुछ बच्चे आईएएस बन पाते हैं। ऐसा भी कि नहीं सारे बच्चे आईएएस बन जाते हैं। और उन बच्चों के बाद में जब वो जिस लेवल पर पहुंचता है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए भी उसे अपने नौकरी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको मतलब आईएएस बनने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी के लिए बहुत सारा खर्चा भी उसके माँ बाप उठाते हैं, बहुत सारी कुर्बानी देते हैं। और जिस स्थिति में वो पहुंचता है, उस स्थिति में पहुंचने से पहले ही उसको बहुत सारी बाधाएं ऐसी हो जाती हैं कि उसको डीएम या कलेक्टर नहीं बनने दिया जाता है या कुछ और बना दिया जाता है। उसी लेवल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री की जा रही है। यानी कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, या जिनको मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग चहेते लोग हैं, या जो लोग क्या नाम है इस तरह की जिन्होंने कभी प्रशासनिक सेवा में कोई मेरे ख्याल से कभी प्रयास भी नहीं किया होगा कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, उन कॉर्पोरेट घराने के लोगों को ला करके डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देना एक ये अन्याय है। और उन लोगों के प्रति अन्याय है जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, और खासकर से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग। क्योंकि इस प्रकार की लेटरल एंट्री में, इस प्रकार की किसी भी भर्ती में अनुसूचित जाति जनजाति का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 15 और 7.5% का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसके आधार पर कोई ऐसा विधि नहीं है कि उनको अगर पोस्ट भर्ती की जाएंगी तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी भर्ती किया जाए। तो सीधे सीधे ये लेटरल एंट्री की बात नहीं है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने की बात नहीं है। सीधा सीधा ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो कड़े संघर्ष था, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिला है, उस रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास है। सर, जिस प्रकार से लगातार कानून का उल्लंघन हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे नियम कायदे बना दिए जाते हैं कि संविधान से बिल्कुल परे होते हैं। और संविधान को आज की जो सरकार है वो मानने को पहले भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मान रही है। तो आपको क्या लगता है कि संविधान खत्म हो चुका है या होने वाला है? ये देखिए, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था। जब संविधान सभा में संविधान को सौंपा था तो उन्होंने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो वो संविधान खराब से खराब अच्छा साबित होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी सोच थी और उन्होंने कहा भी था। और यही कारण है कि आज जो संविधान की जो बात की जा रही है, संविधान के विपरीत धारा में जो चलने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान के विपरीत जो काम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संविधान को न मानने वाली बात है। मेरा तो ऐसा मानना है। जिस प्रकार से एससी ओबीसी कुल जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ सहूलियतें मिली थी, अब उनको खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री लाई गई है क्या? और जो इस प्राइवेटाइजेशन का भी जो रूल है, चाहे वो किसी भी तबके में देख लें, एलआईसी, रेलवे, जेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। 9 रत्न थे वो भी खत्म हो गए। तो अब क्या लगता है कि देश तरक्की पे जाएगा या गर्त में जाएगा? देखिए, मैं जहां तक लेटरल एंट्री की बात नहीं कर रहा, ये जो आपने प्रश्न उठाया निजीकरण का, ये निजीकरण की प्रक्रिया जो है ये मतलब आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया ये जो पहले से शुरू हुई थी। और इसके लिए एक मंत्रालय भी बना था, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि अरुण सोढ़ी उसके मंत्री थे। उसी समय ये प्रयास किया गया था, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया तो जब आजाद हुआ था देश, तो इस देश की हालत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक सामाजिक दोनों नीतियों को मिलाकर एक नीति बनाई थी। तो उसके आधार पर चलने के लिए बहुत सारी मतलब प्रोडक्शन यूनिट मतलब बनाई गई। उस समय 5 प्रोडक्शन यूनिट बनाई गई थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई। और जितने भी निजीकरण जो वो उद्योग थे उसको सरकार ने अपने हाथों में लिया, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो कोई दूसरी कंपनी हो, उसको अपने हाथों में लिया। लेकिन आज की डेट में इन सब में घाटा दिखा करके
इन सबको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि LIC में भी वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ शेयर बेचेंगे। एयर इंडिया घाटे में चल रही है, इसका शेयर बेचेंगे। रेलवे को भी प्राइवेट हाथों से चलवाने का प्रयास करेंगे। आप ऑयल सेक्टर को भी बेचने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो प्रयास हो रहा है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कड़ा संघर्ष था, जिसकी बदौलत उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर के, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने येरवता जेल में जो आमरण अनशन किया था, उसके बाद में जो पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट के नाम से, उसमें ये समझौता हुआ था कि भाई जितनी भी सरकारी संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है या सरकारी निकाय हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निजीकरण हो जाएगा या आउटसोर्सिंग नौकरियां हो जाएंगी या किसी सेक्टर को बेच दिया जाएगा या रेलवे को प्राइवेट के हाथ में चलवाया जाएगा या रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉर्पोरेशन बना करके फिर उसको प्राइवेट की तरफ ले जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति का जो 15 और 7.5% का रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सर, जब संविधान बना था तो सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था देश में। मेरा सवाल ये है, अगर देश की तरक्की होनी चाहिए तो क्या प्राइवेटाइजेशन लाना चाहिए या जो पहले का ढांचा चला आ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए? आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना यही है कि जिस तरीके से उस समय सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, 14 बैंकों को मतलब प्राइवेट हाथ से लेकर के सरकारी हाथ में ली गई थी और बहुत सारे नए सेक्टर बनाए थे। ऑयल कॉर्प सेक्टर बनाया था और इन्होंने जितना भी जो PSUs है वो जो सरकारों ने बनाए थे, तो उस समय भी बहुत सारे फायदे हो रहे थे और उसी फायदे के आधार पर उन्हीं PSU के आधार पर महारत्न, नवरत्न और इस तरीके का बाइफर्केशन किया गया था। तो जब वो महारत्न और नवरत्न कहीं ना कहीं तो कोई इस तरीके का प्रॉफिट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस नीति पर हम तो नहीं कहते उस नीति पर चलो, लेकिन क्यों हो रहा था प्रॉफिट उस पर एनालिसिस करो। बहुत सारे अर्थशास्त्री इस पर बोलते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस पर अपनी विचार रखते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपनी जो डूबी हुई कंपनी है, जो हमारे घाटे में कंपनी चल रही है, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत सारे हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं और आज तो हम पूरा देश जो है हमारा एजुकेटेड देश है, जहाँ बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को बताने के विचार रखने के लिए तैयार है। उनसे भी सलाह लेनी चाहिए और कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो अपने हमारे पब्लिक सेक्टर है, उसको प्राइवेट सेक्टर में न दिया जाए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं जब मुख्य धारा में इस तरह, तभी देश जो है तरक्की कर पाएगा। ये मेरा मानना है। उसको मतलब आरक्षण को खत्म करने का प्रयास न किया।